बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 7.4 स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। उसके हमने पहले क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन से पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, फिर इसके बाद 3 कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर। बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ना, बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ठीक है। मतलब फर्ज कर लें बच्चों, एक पैरेललोग्राम है, उसकी वर्टिसेस हैं ए बी सी एंड डी। तो बच्चों उसका एरिया क्या होगा बच्चों? वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो बेसिकली फिर आपने करना क्या है, आपने ए बी फाइंड करना है और ए सी फाइंड करना है, और फिर आपने क्या कर लेना है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, और उसके बाद आप उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो ये क्या होने वाला है बच्चों? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए बच्चों फाइंड करते हैं। पहले आप फाइंड करेंगे ए बी। ए बी कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? आपको याद होगा, हमने पिछली पिछली एक्सरसाइजेज में ये काम किया भी हुआ है कि पॉइंट बी में से पॉइंट ए को माइनस कर लेंगे। तो ये बच्चों आएगा 1 - 0, 2 - 0 इंटू जे, 3 - 0 इंटू के। तो ये बच्चों आ गया आपके पास आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। और ए सी कैसे फाइंड करेंगे? ए सी बच्चों आपने फाइंड करना है पॉइंट सी में से ए को माइनस करके। तो ये आएगा बच्चों 2 - 0 आई -1 - 0 जे 1 - 0 के। तो ये बच्चों आ गया 2i माइनस जे, और ये आ गया बच्चों प्लस के। तो ये बच्चों आपके पास ए सी भी आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे आपका डी तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि हमने तो बच्चों ए बी और ए सी फाइंड करके उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना था ना। तो फिर बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? ए बी क्रॉस ए सी और उसकी मैग्नीट्यूड। तो पहले आप ए बी क्रॉस ए सी फाइंड कर लेना। तो आप पहली रो में लिखेंगे आई जे और के। सेकंड रो में क्या लिखना होता है बच्चों? पहले वेक्टर के कोफिशिएंट। पहला वेक्टर क्या है? ए बी। ए बी के कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 1 2 और 3। तो 1 2 और 3 बच्चों लिख लिया। और ए सी के कोफिशिएंट क्या है? 2 है, -1 है और 1 है। 2 -1 और 1। और फिर बच्चों आप इसको एक्सपेंड कर लें रो 1 से। तो रो 1 का पहला एलिमेंट आपने लिखा आई और पहली कॉलम को छोड़ दिया। 2 1 2 और फिर माइनस फार्मूले का, तो 3 1 3 माइनस का 3 प्लस 3 हो जाएगा। साइन चेंज किया दूसरे का, माइनस जे। दूसरा कॉलम छोड़ा तो 1 1 1 -3 2 बार 6। तो ये आ गया -5, ठीक है। और फिर थर्ड एलिमेंट लिखा के सेम साइन के साथ, और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो ये 1 -1 -1 2 2 4 -4। तो ये 2 जमा 3 5 हो गया, 5 आई। तो ये -5 आएगा, तो माइनस पीछे भी है तो प्लस का 5 हो गया। -1 -4, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 के। तो अब ये बच्चों आपके पास आ गया ए बी क्रॉस ए सी। और अब आपने क्या कर लेना है, इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेनी है, और यही आपका क्या होने वाला है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलिए बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 25 जमा 25 जमा 25। तो ये आ गया 75। या इसको आप यूँ भी लिख सकते थे 25 ज़रब 3। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है? 5, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया? 3। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी करेंगे तो आपको आंसर यही बच्चों मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो इसका सेकंड पार्ट जो है बच्चों, वो भी आपने यही ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट में भी आपको ए बी सी और डी गिवन है। आपने क्या करना है बच्चों? ए बी फाइंड कर लेना है पॉइंट बी में से ए को माइनस करके, ठीक है। तो 4 - 1 2 - 2 -3 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आई जे और के लगा दिया। तो 4 - 1 3 आई, 2 - 2 0 जे, -3 प्लस 1। तो ये आ गया -2 इंटू के। ओके। तो बच्चों सिमिलरली आप ए सी फाइंड कर लेंगे, सी में से ए को माइनस करके। तो 6 - 1 आई, -5 माइनस ये -2 हो जाएगा। और फिर बच्चों 2 -1 तो +1 हो गया, साथ में के आ गया। तो 6 - 1 5 हो गया आई। तो -5 - 2 -7 जे, 2 + 1 3 के। और फिर बच्चों आपने क्या कर लेना है, ये जो दो वेक्टर आपके पास आ चुके हैं ना, आपने इनका क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, ए बी क्रॉस ए सी। तो पहली रो में आई जे और के लिखा, और फिर सेकंड रो में पहले वेक्टर के कोफिशिएंट ए बी के क्या है? 3 0 -2 3 0 -2, और ए सी के हैं बच्चों 5 -7 3। तो 5 -7 3 आ गया बच्चों आपके पास। और फिर बच्चों आपने इसको सॉल्व कर लेना है। पहला एलिमेंट लिखा, पहली रो को छोड़ दिया, तो ये आएगा 0
-14 माइनस जे, सेकंड कॉलम छोड़ा तो 9 प्लस 10 आ गया, के लिखा, थर्ड कॉलम छोड़ा तो ये आ गया -21 माइनस 0, तो ये बच्चों आ गया -14 आई, -19 के, -21 के, और फिर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बस इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड बच्चों क्या आ जाएगी, ये आई कंपोनेंट का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस का, प्लस -19 का स्क्वायर प्लस -21 का स्क्वायर, तो स्क्वायर इनके आ जाएंगे 196, 361 और ये आ जाएगा 421, और इनको जब आप जमा करेंगे तो 998 आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके बच्चों, और इसके बाद आ जाइए बच्चों, इसका थर्ड पार्ट भी है, सेम टू सेम आपने ऐसे ही करना है, ए बी फाइंड कीजिए, ए सी फाइंड कीजिए, ए बी क्रॉस ए सी फाइंड कीजिए, और जो जवाब आएगा वो क्या होगा, आप उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और वो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 89, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों वो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमन बाय द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। अब यहाँ पे क्या करना है अपने बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो याद रखें कि ट्राइंगल जो होती है बेसिकली ये पैरेललोग्राम का हाफ होती है, तो आपने जो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड किया ना बेसिकली उसी को आपने हाफ कर देना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये इक्वल है 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर, और उसकी मैग्नीट्यूड के बच्चों इक्वल है ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चों, पी क्यू और पी आर फाइंड कर लेना है। यहाँ पे ए बी, और अगर ए बी सी होता ना तो फिर आपने ए बी और ए सी ही फाइंड करना था, ठीक है। यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है पी, बी का काम कर रहा है क्यू, और सी का काम कौन कर रहा है आर। तो आपने क्या करना है, पहले पी क्यू फाइंड कर लेना, यानी कि ए बी का काम ये कर रहा है ना, और फिर ए सी यानी कि पी आर आपने फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो फिर आप उनका क्रॉस फाइंड करेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और उसको हाफ कर देंगे, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलें बच्चों फाइंड करते हैं, तो पहले फाइंड करें पी क्यू। तो पी क्यू फाइंड करेंगे तो आप क्यू में से पी को माइनस करेंगे, साथ में आई जे के लगाएंगे, 2 - 0 आई, 3 - 0 इंटू जे, 2 - 0 इंटू के, तो ये आ गया 2i प्लस 3j प्लस 2k। ओके, ये आ गया पी क्यू। और अब आप फाइंड करेंगे पी आर। तो पी आर कैसे फाइंड करेंगे, आर में से पी को माइनस करके। तो आर ये है बच्चों -1 - 0, 1 - 0, 4 - 0, तो ये आपके पास आ गया -i प्लस जे प्लस 4k। तो फिर बच्चों पी क्यू भी आ गया, पी आर भी आ गया, तो आपने अब इनका क्या कर लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कीजिए बच्चों, तो ये आपके पास आ गया पी क्यू पी आर क्रॉस के साथ, तो ये पहली रो में आई जे और के लिखा। तो फिर बच्चों सेकंड रो में क्या करेंगे, पी क्यू के कोफिशिएंट। तो पी क्यू बच्चों आपके पास है 2 3 और 2, 2 3 2, और पी आर के कोफिशिएंट क्या है -1 +1 और बच्चों 4। अब आप क्या करेंगे बच्चों, पहला एलिमेंट लिखा आई, और फिर बच्चों पहला कॉलम छोड़िए, तो 4 3 बार 12 आ गया, ठीक है, -2 1 बार 2, माइनस जे लिखा बच्चों, सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये आ गया 2 4 दार 8, माइनस फार्मूले का 2 1 बार 2, माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस के। तो बच्चों थर्ड कॉलम छोड़िए, तो 2 1 दार 2, माइनस फार्मूले का तो 3 1 बार 3, माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 12 - 2 गए तो 10 आई हो गया, 8 और 2 10 हो गया, माइनस बाहर है, और +2 + 3 आ गया आपके पास 5k। ओके बच्चों, तो ये आ गया आपके पास पी क्यू क्रॉस क्रॉस पी आर। अब आपने क्या करना है, इसकी फाइंड कर लीजिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्यों फाइंड करनी पड़ रही है, मैग्नीट्यूड इसलिए फाइंड करनी पड़ रही है क्योंकि आपने एरिया फाइंड करना है ना, तो आप इसकी मैग्नीट्यूड को हाफ बाद में करेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगी, पी क्यू क्रॉस पी आर। तो ये बच्चों आपके पास आ गई 10 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 100 100 और 25, ये आ गए 225। तो 225 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। तो इसका मतलब है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू क्रॉस पी आर। तो वो आ गया बच्चों आपके पास 15/2, 15/2 आंसर बच्चों आ गया। सिमिलरली बच्चों आपने सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही कर लेना है। कैसे करेंगे बच्चों, पी आपको गिवन है, क्यू गिवन है और आर गिवन है। तो बच्चों पहले पी क्यू फाइंड कीजिए। तो पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्यू में से पी को माइनस करके। तो 2 - 1 इंटू आई, 0 माइनस माइनस तो +1 हो जाएगा, 0 + 1 जे। फिर बच्चों -1 माइनस +1 हो जाएगा, तो ये -1 +1 इंटू के हो गया। 2 - 1 बच्चों 1 आई, 0 + 1 प्लस जे,
तो -1 + 1 0 के हो जाएगा यहाँ पे। और फिर बच्चों पी क्यू फाइंड कर लिया आपने, अब फाइंड करेंगे पी आर। तो पी आर फाइंड कैसे करेंगे, आर में से पी को माइनस करके। तो 0 -1 आ गया पहले आई, 2 -1 तो +1 हो गया, 2 + 1 जे, 1 -1 तो +1 हो गया, तो 1 + 1 के आ जाएगा बाहर। 0 -1 आई, 2 + 1 3 जे, और +1 + 1 के आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। ओके बच्चों, तो फिर आपने ये पी क्यू और पी आर का कर लेना है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड। कैसे करेंगे, पहली रो में आई जे के लिखिए, और सेकंड रो में क्या करेंगे आप, पी क्यू वेक्टर के कोफिशिएंट लिखें। फिर थर्ड रो में क्या करेंगे, सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट लिखिए। सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर और थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट लिखने होते हैं आपने। फिर आई आपने लिखा बच्चों आई बच्चों लिखेंगे, और पहली रो का पहला एलिमेंट लिखा तो पहला कॉलम फिर छोड़ दीजिए, तो 1 2 2 -0। फिर दूसरे का साइन चेंज कीजिए -j, और फिर दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, तो 1 2 बार 2 -0 आ जाएगा। फिर बच्चों तीसरा एलिमेंट सेम साइन के साथ लिखिए, और फिर बच्चों क्या करेंगे आप, थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 3 1 बार 3, तो 1 1 बार 1 जमा का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपने इसको तरतीब से जब लिखा तो 2i -2j, और ये आ जाएगा +4k। ओके बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास है 1/2 पी क्यू पी आर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने लिख लिया, यहाँ पे 1/2 बाहर लिखा, पी क्यू और पी आर की मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो आ गया 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस कर दिए सारे, 4 × 4 = 16, तो ये आ गया 24। 24/2 है, तो 24 को आप लिख सकते हो बच्चों 4 × 6। तो 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो वो 2 आ जाएगा, बाहर आ गया, तो ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, और ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 6 आंसर बच्चों आ गया। ओके, तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वेक्टर इफ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल। तो बच्चों देखें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि 3 वेक्टर आपको बच्चों दे दिए उसने, एक u है, एक v है और एक w है, और आपसे कहता है कि इनमें से कौन से वेक्टर पैरेलल है और कौन से परपेंडिकुलर है, आपने चेक करने हैं। तो बच्चों याद रखिए कि पैरेलल आपने कैसे चेक करने हैं। हम जानते हैं कि दो वेक्टर कब पैरेलल होते हैं, जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। हमने ये 7.3 में क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, जब वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। ठीक है, या आप यहाँ पे ना दूसरा काम भी कर सकते हो, ए क्रॉस बी फाइंड कर लें, यानी कि जिस सिंपल आप ए क्रॉस बी नहीं, यहाँ पे यू और वी यूज हुए। आप बच्चों क्या करना है, अपने यू वी और डब्ल्यू का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें और डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें। अगर तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया ना, तो फिर आपने कहना है कि ये वेक्टर क्या है, पैरेलल है। और अगर डॉट 0 के इक्वल आ गया तो आप कहेंगे कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। लेकिन पैरेलल के लिए ना क्रॉस प्रोडक्ट 0 करेंगे तो वो पैरेलल तो होंगे। ठीक है, और और अगर आप डॉट फाइंड करेंगे तो 0 के इक्वल आ गए तो वो परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन पैरेलल के लिए ना आप सिंपल चेक कर लें कि क्या एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। तो बेसिकली आप देखें तो तीनों वेक्टर पे गौर कीजिए, यू वी और डब्ल्यू पे। तो आप देखें कि किसी वेक्टर में से कुछ कॉमन आ रहा है, पैरेलल के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जरा डब्ल्यू पे गौर करिए। तो डब्ल्यू में देखें बच्चों, आपको -3 कॉमन नजर आएगा। डब्ल्यू जो है ना, इसमें देखिए -15i जमा 3j जमा -3k। तो देखिए -3 कॉमन आता है ना, तो -3 कॉमन निकालेंगे तो जमा का 5i आ गया ब्रैकेट में, माइनस का 1j आ गया, और ये आ गया प्लस का 1k आ गया। ठीक है, तो ये आ गया -3u के इक्वल, क्योंकि ब्रैकेट में जो वेक्टर बन गया, तो गौर करें ना, ये तो u की वैल्यू बन गई है ब्रैकेट में। तो अब देखें, फिर आप लिख सकते हो w बराबर है -3 × u। तो इसका मतलब है कि u और v w है ना, ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। तो इसका मतलब है फिर ये अगर स्केलर मल्टीपल है तो मेरा बेटा ये तो फिर क्या हो गए हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आप कहेंगे हैंस u एंड w आर पैरेलल। ठीक है, तो अब देखें एक चीज तो यहाँ पे और देखें ना, आप देखें किसी और वेक्टर में इस तरह का काम नहीं हो रहा कि कुछ कॉमन आके ना दूसरा वेक्टर बन रहा होता, यानी कि फिर पैरेलल मजीद चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक और चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई, क्योंकि u और w तो पैरेलल है, तो इसका मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकते ना फिर। तो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो इनको परपेंडिकुलर के लिए आपको u और w को चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकियों को चेक कर लें। तो आप u डॉट v चेक करें, तो u डॉट v देखें, आपने फाइंड किया ना, u वेक्टर लिखा डॉट v वेक्टर लिखा, तो 5 i यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे i है नहीं, 0 है, तो ये 0 आ गया।
जे -1 का है, यहाँ +1 का है तो -1 आ गया, के +1 का है, -1 का तो -1 आ गया, -1 आ गया, -2 देखें जीरो तो नहीं आया, तो नहीं ना आया, तो इसका मतलब यू और वी परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये निकल गए हमारे कैलकुलेशन। उसके बाद वी और डब्ल्यू को चेक करें, वी और डब्ल्यू को चेक करेंगे ना, तो वी डॉट डब्ल्यू आप जब लिखेंगे तो वी की वैल्यू है आपके पास है जे माइनस के, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 15i जमा 3j माइनस 3k। ठीक है, तो अब आप देखें जे का 1 और यहाँ पे -15 तो ये आ गया, और यहाँ पे आई नहीं है, सॉरी, ये इसका आई 0 है तो इसका आई 15 है तो ये 0 आ जाएगा, जे का 1 और यहाँ पे जे का -15, यहाँ पे लिखने में सॉरी, यहाँ ठीक लिखा हुआ है, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये आई का 0 और आई का 15 0 हो गया, जे का 1 और जे का 3 प्लस का 3 हो गया, -1 तो -3 तो ये प्लस का 3 हो गया, तो 3 और जमा 3 6 हो गया, ये भी 0 नहीं आया। तो इसका मतलब है भाई यू वी और डब्ल्यू भी पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसका मतलब है हमें सिर्फ क्या पता चला कि यू पैरेलल है डब्ल्यू के, बस यही हमें यहाँ से पता चला। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, इसका पार्ट नंबर 2 है सेम, यहाँ पे भी आपने यही चेक करना है, चेक कर लेते हैं। तो पहले अगर आप पैरेलल चेक करें ना, तो देखें कि क्या किसी वेक्टर से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो बेसिकली सेम सिनेरियो होने वाला है ऊपर वाला ही। आप अगर डब्ल्यू को देखें ना, डब्ल्यू में है -π/2i माइनस पाई इंटू जे जमा π/2k। तो अगर आप यहाँ से ना देखिए, डब्ल्यू में से ना आप अगर चलें, इसको हमने पहले ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, तो -π/2 इंटू आई माइनस इसको ना π/2 जो है पाई है ना, इसको आपने π/2 इंटू 2 लिख लिया हुआ है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फर्क होने पड़ता है, डायरेक्ट भी आप चाहो तो -π/2 कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन चले कॉमन निकालने की अगर कन्फ्यूजन ना हो तो दैट्स वाई हमने इसको लिखा हुआ है π/2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे आगे लिखा π/2 इंटू के। ठीक है, तो अब देखें, आपको नजर आ रहा है कि -π/2 सब में है, तो π/2 कॉमन आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो जब नेगेटिव π/2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया +i, π/2 कॉमन निकल चुका है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 2, और π/2 कॉमन निकल चुका है तो यहाँ पे 1 आ गया, और साथ में साइन चेंज क्योंकि नेगेटिव कॉमन निकला हुआ है। तो इसका मतलब है डब्ल्यू जो है ना, ये -π/2 इंटू यू के इक्वल है, क्योंकि ब्रैकेट में देखें ना तो ये यू की वैल्यू आ गई है आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है, तो इसका मतलब है यू और डब्ल्यू क्या है पैरेलल। अब यहाँ पे भी यही बात है कि यू और डब्ल्यू पैरेलल हो गए हैं ना, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर तो अब नहीं हो सकते, तो परपेंडिकुलर नहीं है तो भैया आपको इनको परपेंडिकुलर के लिए डॉट इनका फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों फिर आप क्या करेंगे, आप अब यू डॉट वी फाइंड कर ले। यू डॉट वी आपके पास क्या है, यू वेक्टर लिखा डॉट वी लिखा, और फिर बच्चों आई इंटू माइनस आई, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना कोफिशिएंट को, तो 1 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 2 इंटू 1 प्लस का 2, -1 इंटू +1 तो -1, तो ये तो भाई जीरो के इक्वल देखे आ गया। तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ गया ना, तो यू डॉट वी फिर किसके इक्वल है, यू डॉट वी जीरो के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब यू जो है वो वी के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली आपने क्या किया, आपने वी और डब्ल्यू का डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया, तो वी डॉट डब्ल्यू, तो ये देखें -1 माइनस π/2 तो जमा का π/2 हो गया, +1 मल्टीप्लाई बाई -π तो माइनस का पाई आ गया, +1 मल्टीप्लाई बाई π/2 तो ये प्लस का π/2 आ गया। आपने 2 एलसीएम ले लिया ना, तो यहाँ पे आ गया पाई -2π प्लस पाई, तो ये आ गया पाई प्लस पाई 2π माइनस पाई, तो ये कट के सारा कुछ क्या हो गया 0। ठीक है, 0/2 हो गया तो वो 0 ही आ जाएगा। तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि यू वी जो है ये परपेंडिकुलर आ गया है डब्ल्यू के ये क्या आ गया परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हमें कंक्लूजन क्या निकली, मतलब क्या क्या हमारे पास पैरेलल क्या क्या परपेंडिकुलर निकला, यू पैरेलल है डब्ल्यू के, यू परपेंडिकुलर है वी के, और वी परपेंडिकुलर है डब्ल्यू के। ठीक हो गया। तो अब चलिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जितने भी क्वेश्चन है ना, याद रखें, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे ये सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन और ये पक्के बोर्ड में आते होते हैं, याद रखिएगा, इनमें से लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी जमा सी जमा बी क्रॉस सी जमा ए जमा सी क्रॉस ए जमा बी बराबर 0। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड को आपने लिखा, फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ए बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ए क्रॉस बी जमा ए क्रॉस सी जमा, अब ये बी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो जमा बी क्रॉस सी जमा बी क्रॉस ए जमा सी क्रॉस ए जमा सी क्रॉस बी। ठीक हो गया।
अब बच्चों देखिए आपने करना क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो है ना वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। तो आप अगर ये पहले वाला जो ए क्रॉस बी है इसकी अगर जगह चेंज कर देंगे तो आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए। अब सी क्रॉस ए क्रॉस सी है ना, आपने इसको कर दिया सी क्रॉस ए, तो इसके साथ भी नेगेटिव लग गया। अब आगे है बी क्रॉस सी, तो आपने इसको माइनस सी क्रॉस बी लिख दिया, तो इसका साइन भी चेंज हो गया। तो अब देखिए पहले तीन के आपने बस साइन चेंज किए, पहले तीन के साइन चेंज कर लें या अगले वाले तीन के साइन चेंज कर लें, वो आपस में सारे के सारे कट जाएंगे। ठीक है, तो जब वो सारे के सारे कट गए तो बाकी क्या बचा, जीरो। एक बात याद रखिएगा कि जमा नफी करने से अगर कुछ कट जाती है ना सारी टर्में, तो उसके बदले में क्या आता है आपके पास, जीरो आता है। और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से सारा कुछ कटे ना, तो फिर उसकी जगह पे क्या आता है बच्चों, उसकी जगह पे आता है 1। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। कहता है कि इफ ए जमा बी जमा सी बराबर 0 है ना, तो आपने प्रूव करना है ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी के, और ये बराबर है सी क्रॉस ए के। तो बच्चों गिवन हमें क्या है, ए जमा बी जमा सी बराबर 0। अब आपने क्या करना है, बारी बारी ना पहले आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें ए के साथ और फिर बी के साथ, या फिर बी और सी के साथ भी लेके प्रूव किया जा सकता है। तो आपने क्या किया, पहले ए क्रॉस बी मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट आपने लिया ए के साथ, यानी कि दोनों तरफ आपने क्या करना है, ए से क्रॉस कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब आप ए क्रॉस ए जमा बी जमा सी करेंगे तो ए क्रॉस 0 करेंगे वो तो 0 आ जाएगा। तो ए क्रॉस ए लिखा आपने, ए क्रॉस बी लिखा आपने, फिर जमा ए क्रॉस सी लिख दिया आपने बराबर 0। अब क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का अपने ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। ठीक है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, तो ए क्रॉस ए 0 हो गया, ए क्रॉस बी ऐसे ही आ गया, और ए क्रॉस सी को आपने लिख लिया माइनस सी क्रॉस ए। ये जरा ना इस सवाल में आपने तरतीब को माइंड में रखना है कि ए बी सी तरतीब होती है। तो पहले होता है ए बी, फिर होता है बी सी, और फिर होता है सी ए। तो आप तरतीब को ध्यान में रखिएगा तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। तो ये ए क्रॉस सी था ना, आपने इसको सी क्रॉस ए लिख लिया, माइनस का है तो राइट साइड पे जाके ये प्लस का हो गया सी क्रॉस ए, तो आपने इसको कह देना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 1 विद बी, बी के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें अब दोनों तरफ। ठीक है, उसी इक्वेशन 1 का, तो आपने बी क्रॉस ए जमा बी जमा सी लिखा, तो बराबर आ गया बी क्रॉस 0, तो वो तो 0 ही आ जाएगा ना। तो अब ये देखें बी क्रॉस ए आ गया आपके पास, फिर आप जमा लिखेंगे तो बी क्रॉस बी जमा बी क्रॉस सी। तो देखें यहाँ पे फिर बी क्रॉस ए हो गया ना, तो इसकी तरतीब जरा चेंज कर लें, आप इसको ए क्रॉस बी लिख लें। तो जब आप इनकी जगह चेंज करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, -1, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा ना। माइनस ए क्रॉस बी जमा बी क्रॉस बी तो 0 हो जाएगा, फिर आगे जमा बी क्रॉस सी ऐसे ही आ गया। अब ये माइनस का है ना ए क्रॉस बी, तो उसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो अब आपने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप देखें इक्वेशन नंबर 2 को देखिए और इक्वेशन नंबर 3 को देखें। देखें ए क्रॉस बी जो है ना ये सी क्रॉस ए के भी इक्वल है, और यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस सी के भी इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के भी इक्वल है, और ये इक्वल है सी क्रॉस ए के भी। ठीक है, तो यही आपने प्रूव करना था सवाल में। ठीक है, आपने बच्चों यही तो प्रूव करना था, ये देखिए आपको नजर आ गया। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी बढ़िया अहम एग्जाम्पल है। ठीक है, बेसिकली ये एग्जाम्पल करने का मकसद है क्वेश्चन नंबर 8 को हल करना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो इसी एग्जाम्पल पर बेस करता है। तो आपने बच्चों क्या करना है, कहता है कि प्रूव दैट, याद रखेंगे पेपर में जब सवाल आएगा ना तो ये आपको साथ में ना बोलेगा कि यूज वेक्टर्स टू प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर है साइन अल्फा कॉस बीटा जमा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने जैसे कॉस वाले डॉट प्रोडक्ट में क्वेश्चन किए थे ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला और कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही काम है। अब बस यहाँ पे फर्क क्या आने वाला है, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, वहां पे डॉट फाइंड किया था ना। तो अगर बच्चों अब फिर आप क्या करेंगे, लेट ओ ए एंड ओ बी द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल अल्फा एंड माइनस बीटा। तो आपको याद होगा जब हमने कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला सवाल किया था ना, तो वहां पे आपने एंगल माइनस बीटा ही लिया था विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो चलिए हम इसकी डायग्राम को भी साथ में एक्सप्लेन कर लेते हैं, जो हमने पीछे लिखा हुआ है ना, जरा उसको हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा। तो बच्चों देखें, हमने पहले भी बात की थी कि जब प्लस वाला फार्मूला आ गया ना, तो आपने क्या करना है, पॉइंट ए को पहले क्वाड्रेंट में लेना है और पॉइंट बी को सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेना है। ठीक है, तो इस तरह देखें ना, आप पहले क्वाड्रेंट में अगर ए है तो ए का एंगल अल्फा है, और बी क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में है तो इसका अगर आप एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में लेंगे ना, जिसका इनिशियल साइड एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, तो एंगल बनेगा माइनस बीटा। अब दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन गया वो क्या बना है, अल्फा प्लस बीटा, तभी बनेगा ना। ठीक है, अगर आप दोनों पॉइंट पहले
क्वाड्रेंट में ले लेते तो फिर आपको क्या मिलता बच्चों, फिर आपको एंगल इनके दरमियान अल्फा माइनस बीटा मिलता, जो अब अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं अभी। तो चले बच्चों, तो आपने जो वेक्टर फील्ड ली है तो इनके मुताबिक देखें ना, सो दैट मेजर एंगल ए ओ बी, ये किसके इक्वल आ गया है, अल्फा प्लस बीटा के, एंड दी पॉइंट्स ए एंड बी आर। तो ए पॉइंट कैसे हमने निकाले थे, आपको याद होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमने निकाले थे, एक्स बराबर होता है आर cos थीटा, एक्स बराबर आर cos थीटा, और वाई बराबर क्या होता है बच्चों, आर साइन थीटा। और क्योंकि हमारे केस में आर तो यूनिट वेक्टर है तो इसका रेडियस कितना होने वाला है 1, ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ। और cos थीटा, अब यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या है अल्फा, तो हम लिखेंगे cos अल्फा, यानी कि x की जगह पे क्या आ गया cos अल्फा, और y की जगह पे क्या आ गया साइन अल्फा। तो दैट्स वाई फिर हमारे पास पॉइंट ए क्या है cos अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, और पॉइंट बी क्या बनेगा, क्योंकि उसका एंगल माइनस बीटा है तो बच्चों cos माइनस बीटा आ जाएगा, और कामा साइन माइनस बीटा, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया, देखें जब आप ओ ए और ओ बी लिखेंगे ना, तो ओ ए तो आ जाएगा cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, और ओ बी आपके पास क्या आने वाला है, ओ बी बच्चों आपके पास आ जाएगा cos माइनस थीटा, आप जानते हैं कि cos थीटा के ही इक्वल होता है, तो इसका तो वही माइनस गायब हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिर्फ cos बीटा, और साइन का नेगेटिव आप जानते हैं बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन बीटा जे। ओके बच्चों, और क्योंकि आपको गिवन है कि हमने बल्कि लेट किया हुआ है कि ओ ए और ओ बी क्या है यूनिट वेक्टर, तो इनकी लेंथ कितनी होने वाली है 1, मैग्नीट्यूड 1 होगी। तो अब आपने देखे ओ बी और क्रॉस ओ ए फाइंड करना है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने ओ ए और ओ बी क्यों फाइंड नहीं किया, ओ बी को पहले क्यों नहीं रखा, तो भाई रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर करना क्या पड़ेगा, देखिए मैं जब ओ बी क्रॉस ओ ए ओपन किया है ना, तो मैंने क्या लिखा है, ओ बी मैग्नीट्यूड ओ ए मैग्नीट्यूड साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू के यूनिट वेक्टर। अगर आप ओ ए को पहले लिखेंगे ना तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फिर आपके पास वेक्टर क्या बनेगा यहाँ पे माइनस के, क्योंकि देखें ना आपने राइट हैंड रूल लगाना, तो देखें राइट हैंड रूल क्या होता है, बेसिकली आपने ओ बी पहले लिखा है, यानी कि ओ बी से आप जा रहे हो ओ ए से, तो होता यह है कि आपने अपनी फिंगर रखनी होती है बी की तरफ, और इसको ए की तरफ कर्ल करना होता है, ठीक है, ए की तरफ कर्ल करें, और आपका जो थंब होता है ना, वो थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट की। तो देखिए जब आप बी से ए की तरफ जाएंगे तो आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, यानी कि अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर आप ए से बी की तरफ जाएंगे ना तो इस तरह करना पड़ेगा, तो आपका थंब जो है वो डाउनवर्ड चला जाएगा, तो थंब अगर डाउनवर्ड चला गया यानी कि अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस चला गया, तो अगर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस चला गया तो वहां पे क्या होगा, यूनिट वेक्टर माइनस के, बस ये फर्क पड़ने वाला और कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो ओ बी क्रॉस ओ ए बराबर आ गया, पहली रो में आई जे और के लिखें, और फिर पहली दूसरी रो में क्या करना होता है, पहले वेक्टर के कोफिशिएंट, तो पहला वेक्टर क्या है ओ बी हमने लिखा हुआ है, तो ओ बी के साथ क्या है cos बीटा और फिर साइन बीटा, ठीक है, और क्योंकि के तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो आ गया, और ओ ए के कोफिशिएंट क्या लिखे आपने, ओ ए के cos अल्फा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा, और के क्योंकि नहीं है तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब बस आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई आपने बच्चों कैसे किया, देखें ओ बी की मैग्नीट्यूड 1, ओ ए की मैग्नीट्यूड 1, साइन अल्फा प्लस बीटा, साथ में आ गया के। अब बच्चों देखिए पहली रो लिखे हैं आई, तो फिर पहला कॉलम छोड़ें, तो ये जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो हो जाएगा, फिर आप बच्चों क्या करें, दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज कर दें माइनस जे, और फिर क्या करें दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये फिर जीरो हो जाएगा, और फिर प्लस के, तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो बच्चों ये cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा, cos बीटा साइन अल्फा माइनस फार्मूले का, और माइनस ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो साइन बीटा cos अल्फा भी आ गया। तो अब बच्चों बस आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके तरतीब से लिख लेना, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू के इज इक्वल टू के को बस मैंने शुरू की बजाय एंड में लिख लिया, साइन अल्फा cos बीटा, साइन अल्फा को पहले लिख लिया, cos बीटा को बाद में लिख लिया, कांस्टेंट है तो आप इनको आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पे आ गया cos अल्फा साइन बीटा इंटू के। अब क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं इक्वल, तो इनके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, और यहाँ पे आई और जे कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो वो जीरो है, तो के कंपोनेंट ही हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, के कंपोनेंट साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे के कंपोनेंट क्या है, साइन अल्फा cos बीटा जमा cos अल्फा साइन बीटा, इनको इक्वल कर लीजिए, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन अल्फा cos बीटा जमा cos अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों यही तो आपने प्रूव करना था, ठीक है। अब ये उर्दू में एक नोट लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट ओ ए क्रॉस ओ बी लेंगे तो राइट हैंड रूल की मदद से यूनिट वेक्टर माइनस के आएगा, तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों सिमिलर इसी तरह से ही है, ठीक है। तो प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, तो सेम टू सेम यही काम आपने कर लेना, लेट कर लिया ओ ए एंड ओ बी बी द यूनिट वेक्टर,
इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखें ना, यहाँ पे आपने प्रूव क्या करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो आपने दो वेक्टर इस तरह डिजाइन करने के उनके दरमियान एंगल क्या बने, अल्फा माइनस बीटा। तो वो दोनों पॉइंट आप क्या करेंगे, ए और बी पहले क्वाड्रेंट में ले लें। तो पहले वेक्टर का एंगल जो है ए का अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वेक्टर जो आपने बनाया है ओ बी, तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, बीटा। तो इसका मतलब दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल कितना बना, अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि टोटल अल्फा है ना, उसमें से ये बीटा निकाल दे तो ये बीच वाला एंगल आपको मिलेगा, तो ये अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किए, लेट कर लिया ओ ए एंड ओ बी बी द यूनिट वेक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, सो दैट मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एंड पॉइंट ए, जैसे आपने वहां पे लिखे थे ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा ए के साथ और बी के साथ, क्योंकि यहाँ पे एंगल बीटा है ना, तो इसका फिर क्या आने वाला, बी का पॉइंट आने वाला है कॉस बीटा साइन बीटा। तो ओ ए क्या बनेगा, कॉस अल्फा आई साइन अल्फा जे, ठीक है। बस आपने आई और जे लगा दिया। और ओ बी क्या बनेगा, कॉस बीटा आई साइन बीटा जे। ओके बच्चों, तो इनकी क्योंकि मैग्नीट्यूड हमने कहा है कि यूनिट वेक्टर है तो वन होगी इनकी मैग्नीट्यूड, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ओ बी क्रॉस ओ ए यहाँ पे भी फाइंड कर लीजिए। तो पहली रो में आई जे के लिखा, दूसरी रो में पहला वेक्टर जो कि ओ बी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके कोफिशिएंट्स क्या है बच्चों, कॉस बीटा और साइन बीटा। क्योंकि के कंपोनेंट यहाँ पे के तो है ही नहीं, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। और फिर ओ ए क्या है बच्चों, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और साथ में के की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो, के कंपोनेंट जीरो है। तो इसको भी बच्चों आप क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से हल कर लीजिए। तो ओ बी क्रॉस ओ ए की डेफिनेशन क्या होती है, ओ बी की मैग्नीट्यूड ओ ए की मैग्नीट्यूड साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू यूनिट वेक्टर के, ठीक है ना। ओ बी और ओ ए के दरमियान कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, के यूनिट वेक्टर बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक्सपेंड कीजिए, पहली रो से लिखेंगे तो आई साथ में लिखा, तो पहला कॉलम छोड़ेंगे ना, तो ये देखें सेकंड कॉलम जो है वो जीरो है, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। फिर माइनस जे लिखिए, दूसरा कॉलम छोड़िए तो फिर जीरो, फिर के लिखिए और तीसरा कॉलम छोड़ेंगे ना, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस बीटा साइन अल्फा माइनस फार्मूले का साइन बीटा कॉस अल्फा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये क्योंकि ए ओ बी और ओ ए तो वन के इक्वल है, तो आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू के यूनिट वेक्टर। ये भी जीरो ये भी जीरो, तो के के साथ क्या आ जाएगा, के को एंड पे ब्रैकेट में लिख लिया, तो इसको तरतीब से लिखा ना, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। और फिर दो वेक्टर क्योंकि इक्वल हैं, तो फिर क्या होगा, इनके कोफिशिएंट कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी जो है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आई जे तो कंपोनेंट्स यहाँ पे है नहीं, तो ओनली के कंपोनेंट है, तो के कोफिशिएंट्स को अगर आप इक्वल करेंगे तो वो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, वो आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके हो गया। तो इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 9 क्वेश्चन है। इफ ए क्रॉस बी बराबर 0 एंड ए डॉट बी बराबर 0, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट ए आर बी। ये फिजिक्स में भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो इसको भी ज़रा माइंड में रखिएगा बच्चों। तो चलिए इसको देख लेते हैं बच्चों। अब ये क्या है आपके पास, अगर देखिए बच्चों पहले सिनेरियो क्या है, ए क्रॉस बी बराबर 0, तो अगर ए क्रॉस बी 0 है ना, तो आइदर दो पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों, आइदर ए बराबर 0 और बी इज इक्वल टू 0, या तो ए 0 के इक्वल या फिर बी 0 के इक्वल, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ए और बी पैरेलल हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि ए 0 के इक्वल है और बी 0 के इक्वल है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ए और बी पैरेलल हो सकते हैं। अब अगर ए डॉट बी 0 है, तो फिर क्या क्या नतीजा निकल सकता है, फिर बच्चों या तो हम कह सकते हैं कि ए 0 के इक्वल है या बी 0 के इक्वल है। ये डॉट की प्रॉपर्टीज है, जब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, तो वहां पे हम इसका जिक्र करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है बच्चों, अ, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि ए और बी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। पहली पॉसिबिलिटी कि ए या बी 0 है, दूसरी पॉसिबिलिटी कि ए और बी परपेंडिकुलर है। तो नतीजा क्या निकला फिर, तो देखिए दोनों की दो दो पॉसिबिलिटीज है और उनमें कॉमन पॉसिबिलिटी क्या है, ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, वी कंक्लूड दैट आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, तो ये कंक्लूजन निकल आती है। ओके हो गया बच्चों। तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज जो है ना 7.4 ये खत्म हो गई, ठीक है। अब 7.5 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और ये एग्जाम्पल 4 भी है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चलें इसको हम ना
नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप कि बच्चों 7.4 जो है आपकी अब वो क्लियर हो चुकी है। फिर भी बच्चों आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी स्टेप में डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा बच्चों। अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और बच्चों हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।